हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण की। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रशासन पर विधायी नियंत्रण की चर्चा की थी। नियंत्रण के जो साधन हैं, विशेष तौर पर प्रशासन पर जो बाहरी नियंत्रण है, बाहरी नियंत्रण में वैसे तो चार प्रमुख साधन हैं, लेकिन उन 4 साधनों में 2 साधन प्रमुख होता है। एक होता है विधायी नियंत्रण और दूसरा होता है न्यायिक नियंत्रण। तो पिछले वीडियो में हमने विधायी नियंत्रण की चर्चा की थी और इस वीडियो में हम जो है प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण की चर्चा करेंगे। अब जो विधायी नियंत्रण है वो प्रशासन की नीति, कार्यक्रम, उसके धन के व्यय आदि पर नियंत्रण से संबंधित है। और जो न्यायिक नियंत्रण है वो मुख्य रूप से प्रशासकीय कार्यों की वैधानिकता पर वैधानिकता पर केंद्रित है। प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली में वैसे भी जो नागरिक होते हैं उनके जो अधिकार होते हैं, उनकी जो स्वतंत्रताएं होती हैं, उनकी रक्षा का दायित्व तो न्यायपालिका का होता है। और न्यायपालिका ही ये देखती है कि सरकार और प्रशासन जो है वो अपने दायरे में रहकर कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर वो अपने दायरे में रहकर कार्य नहीं कर रहे हैं और नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं का अतिक्रमण कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में नागरिकों को ये अधिकार होता है कि वो जो है न्यायालय में जाकर अपील कर सकता है, न्यायालय की शरण ले सकता है और न्यायालय जो है नागरिकों की इस फरियाद पर सुनवाई करता है और नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा करने के साथ साथ ऐसे व्यक्ति या सरकार को जो इसके लिए दोषी हैं उसको वो दंड भी देता है, दंड की व्यवस्था भी उसके लिए करता है। तो ये कहा जाता है कि प्रशासन पर जो है उसकी वैधानिकता पर और उसके जो क्या कहना चाहिए, जिस प्रकार से वो कार्य कर रहा है, वो कहीं पर अगर नागरिकों के अधिकार या स्वतंत्रताओं का उल्लंघन कर रहा है तो उस पर अंकुश लगाने का कार्य जो है न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। चूंकि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अभी बहुत ज़्यादा चलन में है और लोक कल्याणकारी राज्य होने के नाते राज्य की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और राज्य की शक्ति बढ़ने के साथ साथ नौकरशाहों की शक्ति भी बढ़ चुकी है। तो राज्य की इस अनियंत्रित शक्ति को नियंत्रण में रखना बहुत आवश्यक होता है। अगर ऐसा ना किया जाए तो ऐसी स्थिति में प्रशासन के निरंकुश होने या तानाशाह होने का डर बना रहता है। अगर हम ब्राइस के विचारों पर विचार करें तो ब्राइस ने ये कहा था कि किसी भी सरकार की कार्यकुशलता को जानने का सर्वश्रेष्ठ मापदंड न्यायिक व्यवस्था की कार्यकुशलता है। जितना ज़्यादा जो है न्यायपालिका स्वतंत्र होकर कार्य करेगी, जितना ज़्यादा जो है न्यायपालिका बलशाली होगी, उतना ही अधिक प्रशासन जो है कुशल होगा। इसीलिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना, निष्पक्ष होना और नियंत्रण मुक्त होना आवश्यक है। अब हम बात कर लेते हैं न्यायिक नियंत्रण के अवसर, अर्थात ऐसे कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जब जो है न्यायालय को लोक प्रशासन पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता पड़ती है, या फिर ऐसे कौन कौन से मौके हैं जब व्यक्ति जो है न्यायालय की शरण ले सकता है। अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि कार्यपालिका के द्वारा या प्रशासन के द्वारा या सरकार के द्वारा कोई ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिससे संविधान का उल्लंघन हो रहा है, जिससे किसी नागरिक के अधिकार या स्वतंत्रता छीनी जा रही है, तो ऐसी स्थिति में जो है पीड़ित व्यक्ति या समूह जो है वो न्यायालय की शरण ले सकता है, न्यायालय में आवेदन कर सकता है। तो व्हाइट ने ऐसे 5 अवसरों का उल्लेख किया है जब न्यायालय हस्तक्षेप करता है। लेकिन एक चीज यहाँ पर ये बताने योग्य है कि न्यायपालिका जो है वो सरकार के कार्यों में स्वयं से दखल नहीं देती, किसी न किसी को उसके लिए जो है अपील करनी पड़ती है। तो कौन कौन से ऐसे अवसर हैं जब न्यायपालिका जो है कार्यवाही करती है? तो सबसे पहला है सत्ता का दुरुपयोग। अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी अपने पद का, अपने सत्ता का जो है
दुरुपयोग कर रहा है। दुरुपयोग कर रहा है कहने का मतलब ये है कि अपने पद या अपने सत्ता का उपयोग जो है वो सार्वजनिक हित के लिए ना करके व्यक्तिगत हित के लिए कर रहा है, या किसी को उसके आधार पर नुकसान पहुंचा रहा है, या किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से या फिर बदला लेने के उद्देश्य से वो अपने पद का उपयोग कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति उससे प्रभावित हो रहा है वो व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है। और फिर अगर न्यायालय को लगता है कि जो अपील की गई है वो सही है, तो ऐसी स्थिति में वो जो है उस पर कार्रवाई कर सकता है। इसके अलावा दूसरा है अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन। जब कोई प्रशासनिक अधिकारी या नौकरशाह कोई ऐसा कार्य करता है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, मतलब जितना कार्य उसको करने के लिए उस पद के अधीन जो है दायित्व दिया गया है, उन दायित्वों से बाहर जाकर, उस अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अगर वो कोई कार्य कर रहा है और उसके उस कार्य से किसी नागरिक या नागरिक समूह को कोई हानि हो रही है, तो ऐसा नागरिक या नागरिक समूह जो है न्यायालय की शरण में जा सकता है। और उसके बाद न्यायालय जो है फिर क्या करता है, प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र का विश्लेषण करता है। वो ये देखता है कि ये जो है संविधान में ऐसा कुछ कहा गया है या नहीं, इस प्रशासनिक अधिकारी को ये अधिकार है या नहीं, और अगर ये पाता है कि इसने वास्तव में अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्य किया है या संविधान का उल्लंघन किया है, तो वो ऐसे कार्यों को जो है असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ये जो है न्यायिक पुनरावलोकन के क्षेत्र के अंतर्गत भी आता है। तीसरा होता है वैधानिक गलती। अब कानून की भाषा जो है थोड़ी कठिन होती है। कठिन होने के कारण सभी लोग उसकी व्याख्या अपने अपने तरीके से करते हैं। कभी-कभी जो है जो प्रशासकीय अधिकारी हैं या नौकरशाह जो हैं, वो नियमों और कानूनों की व्याख्या अपने अपने ढंग से करके उस पर अमल करते हैं। तो अगर उनके द्वारा इस प्रकार से कानून की व्याख्या अपने तरीके से करने की वजह से किसी नागरिक को कोई हानि पहुंचती है, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति जो है न्यायालय में अपने अधिकार की सुरक्षा के लिए आवेदन कर सकता है। फिर न्यायालय पूरे प्रकरण की जांच करता है और देखता है कि कहाँ पर जो है गलती हुई है या कहाँ पर त्रुटि हुई है, कहाँ पर नियमों की गलत व्याख्या हुई है। और अगर उसको ऐसा लगता है कि इस प्रकार का कार्य हुआ है कि नियमों की जो है गलत व्याख्या करके कार्य किया गया है, तो न्यायालय ऐसे कार्यों को अवैधानिक घोषित कर सकता है। इसके अलावा त्रुटिपूर्ण तथ्य। जब कोई प्रशासनिक अधिकारी अपने किसी प्रशासनिक कार्य में तथ्यों की पूरी छानबीन किए बिना किसी को हानि पहुंचाने वाला आदेश दे देता है, मान लो किसी अधीनस्थ अधिकारी के विरुद्ध या अधीनस्थ कर्मचारी के विरुद्ध उसने कोई कार्यवाही की, या फिर किसी के खिलाफ उसने कोई ऐसा आदेश दिया जिससे उसको हानि पहुंच रही है, जबकि उसने तथ्यों की पूरी जांच नहीं की है, तो ऐसा पीड़ित नागरिक अपने अधिकार की रक्षा के लिए उस सारे तथ्यों को लेकर न्यायालय की शरण ले सकता है। और जो है अगर तथ्य के आधार पर जो है ये लगता है, ये पाया जाता है, न्यायालय को ये लगता है कि गलत आदेश दिया गया है, तो ऐसे आदेश को न्यायालय जो है निरस्त कर सकता है। इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन। अगर हम बात करें प्रक्रिया की, तो हर विभाग के लिए प्रत्येक कार्य को करने के लिए कुछ प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है, और निर्धारित कार्य को करने के लिए उस निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना हर विभाग के लिए आवश्यक होता है। लेकिन अगर लोक प्रशासन में कुछ ऐसा कार्य किया गया किसी अधिकारी या किसी विभाग के द्वारा जानबूझकर या फिर अनजाने में किसी प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया जिसकी वजह से किसी को हानि पहुंची, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है और न्यायालय उस पर कार्रवाई कर सकता है। तो ये हुआ, ये एक ऐसा अवसर या एक ऐसी परिस्थिति जब न्यायालय जो है कार्रवाई करता है किसी लोक प्रशासक के खिलाफ या किसी जो है नौकरशाह के खिलाफ। अब हम देखते हैं कि न्यायिक नियंत्रण के साधन कौन कौन से हैं। न्यायिक नियंत्रण के बहुत सारे साधन हैं, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण जो साधन हैं उसमें पहला है सरकार के विरुद्ध अभियोग। अगर जो है सरकार के द्वारा कोई ऐसा कार्य किया गया है जिससे जो है
किसी नागरिक या नागरिक समूह को कोई क्षति पहुंची है, उसके अधिकारों का हनन हुआ है, तो ऐसी स्थिति में संविधान जो है नागरिकों को ये अधिकार प्रदान करता है कि वो जो है भारत सरकार या किसी राज्य के सरकार के विरुद्ध मुकदमा दायर कर सकता है। मतलब चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, अगर उसने कोई ऐसा कार्य किया है जिससे नागरिक के अधिकारों का हनन हो रहा है या फिर संविधान के उल्लंघन की कोई बात उसमें आ रही है, तो संबंधित व्यक्ति जो है वो न्यायालय की शरण ले सकता है और न्यायालय जो है सरकार के विरुद्ध अभियोग दायर कर सकती है, मुकदमा दायर कर सकती है। अच्छा, लेकिन अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी कोई अनुचित कार्य करता है तब उस पर व्यक्तिगत रूप से मुकदमा दायर किया जाता है। दूसरी चीज होती है सरकारी अधिकारियों पर अभियोग। जितने भी सरकारी अधिकारी होते हैं, जितने भी शासकीय पदाधिकारी होते हैं, वो अपने सभी कार्य के लिए न्यायालय के प्रति भी उत्तरदायी होते हैं। न्यायालय की दृष्टि में सभी समान होते हैं, चाहे वो अधिकारी हो या सामान्य नागरिक हो। तो ऐसी स्थिति में अगर जो है नौकरशाह के द्वारा अपने किसी अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया गया, कोई वैधानिक गलती की गई, किसी तथ्य की उपेक्षा की गई या निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया या स्वार्थवश अपने पद का दुरुपयोग किया गया, तो ऐसी स्थिति में इनसे प्रभावित जो नागरिक हैं वो उस नौकरशाह के विरुद्ध मुकदमा दायर कर सकते हैं और वो मुकदमा वैसे ही चलता है जैसे कि किसी सामान्य नागरिक के खिलाफ मुकदमा चलता है। तीसरा होता है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायालय जो है इस चीज पर विचार करता है, इस चीज पर जो है वो विश्लेषण करता है कि प्रशासन के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो संविधान के दायरे में है या नहीं। वैसे भी संविधान की सुरक्षा का दायित्व जो है न्यायपालिका को सौंपा गया है, लेकिन जो न्यायालय है वो खुद से ये नहीं देखता कि अवैधानिक कार्य हो रहा है या नहीं, नियम तोड़े जा रहे हैं कि नहीं। इसके लिए किसी व्यक्ति को या किसी संगठन को न्यायालय में प्रकरण दायर करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में अगर प्रकरण दायर होता है और न्यायालय को ये लगता है कि वास्तव में जो है कोई ऐसा कार्य हो रहा है जो संविधान की भावना के विरुद्ध है, अवैधानिक है, तो उसको वो जो है निरस्त कर सकती है, ऐसे कार्य को उसको अवैधानिक घोषित कर सकती है, असंवैधानिक घोषित कर सकती है और पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिला सकती है। कानूनी अपील। प्रशासकीय आदेश या निर्णय के विरुद्ध, मान लो प्रशासन के द्वारा कोई आदेश या कोई निर्णय दिया गया है जिससे किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति समूह को कोई हानि पहुंच रही है, तो ऐसे निर्णय के विरुद्ध जो है, ऐसे आदेश के विरुद्ध जो है व्यक्ति कानूनी अपील कर सकता है। और ये अपील वो तभी कर सकता है जब वो विषय अपील के क्षेत्र के अंतर्गत आता हो, अपील के अधिकार के अंतर्गत आता हो। अगर कहीं पर नागरिक के अधिकार और स्वतंत्रता का प्रश्न है तो इसके लिए वो न्यायालय में अपील कर सकता है। और कुछ कुछ क्षेत्रों में जो है अधिकार सीमित होते हैं। न्यायालय ऐसे आदेशों और निर्णयों की जांच करती है और उनकी वैधता के संबंध में निर्णय देती है। इससे जो है पीड़ितों को राहत भी मिलती है। इसके अलावा कुछ और भी साधन हैं। न्यायालय को यह अधिकार होता है कि जो कार्यपालिका को अधिकार सौंपे गए हैं व्यवस्थापिका के द्वारा प्रदत्त व्यवस्थापन के तहत, व्यवस्थापिका के ऊपर कार्य बोझ अधिक होने के कारण वो अपने कुछ अधिकार या कानून बनाने संबंधी शक्ति कार्यपालिका को हस्तांतरित करती है, जो कि प्रदत्त व्यवस्थापन कहलाता है। तो अगर प्रदत्त व्यवस्थापन के अंतर्गत जो है कोई ऐसा कार्य कार्यपालिका के द्वारा कर दिया गया जो उसके प्रदत्त व्यवस्थापन की सीमा के अंतर्गत नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय इस चीज की जांच करता है कि वास्तव में उसने अपनी सीमा में रहकर कार्य किया है या नहीं। इसके अलावा इन सब नियंत्रणों के अतिरिक्त न्यायपालिका जो है कुछ विशिष्ट प्रकार की कार्यवाही भी करती है। उसके पास कुछ लेख या आदेश जारी करने का भी साधन मौजूद है जो असाधारण न्यायिक उपचार कहलाता है। तो असाधारण न्यायिक उपचार के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं हम देख लेते हैं। असाधारण न्यायिक उपचार के अंतर्गत जो है उसको कई प्रकार के लेख जारी करने का अधिकार होता है, जिसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण का लेख। बंदी प्रत्यक्षीकरण का लेख जो है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर उपस्थिति। सशरीर
उपस्थिति या शरीर सहित उपस्थित करना। ये न्यायालय में जब जो है इस प्रकार की याचिका दायर होती है तो न्यायालय उस व्यक्ति को आदेश देती है कि जिसने किसी को बंदी बनाया है वो उस बंदी बनाए हुए व्यक्ति को स्वशरीर न्यायालय में उपस्थित करे और फिर वो विचार उसके औचित्य पर विचार करती कि उसको बंदी क्यों बनाया गया है। अगर उसको बंदी बनाए जाने का कोई पर्याप्त कारण नहीं मिलता तो न्यायालय उस व्यक्ति को मुक्त भी कर सकती है। इस जो है आदेश में या इस लेख में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भावना निहित है और साथ ही साथ ये भावना भी निहित है कि किसी भी व्यक्ति को बिना पर्याप्त कारणों के मनमाने ढंग से बंदी नहीं बनाया जा सकता और बंदी बनाकर अधिक समय तक उसको नहीं रखा जा सकता, उसको न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना होगा। दूसरा होता है परमादेश। परमादेश का अर्थ होता है आज्ञा देना, आदेश देना। ये जो है न्यायालय द्वारा किसी भी सरकारी कर्मचारी, किसी भी सरकारी निकाय या निगम या संस्था को आदेश होता है कि वे अपने कर्तव्य या जो भी उनके कार्य हैं उसका वो कानून के अनुसार पालन करें। अर्थात परमादेश के माध्यम से न्यायालय जो है अधिकारियों को, अभिकरणों को, संस्थाओं को उनके कर्तव्यों की याद दिलाता है अगर वो अपने कर्तव्यों की उपेक्षा कर रहे हैं तो। इसके बाद है निषेधाज्ञा। निषेधाज्ञा परमादेश का जो है विपरीत है। यहाँ पर जो है इसमें जो है ऐसे कार्यों को करने से रोकना है जो कार्य करने की उनको अनुमति प्राप्त नहीं है। ये आदेश उच्च स्तरीय न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को जारी किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अगर कोई ऐसा कार्य किया जा रहा है जिस कार्य को करने की उनको कानूनन शक्ति प्राप्त नहीं है तो फिर उच्चतर न्यायालय जो है वो इसके लिए आदेश जारी करके उसको रोक सकता है। उसके बाद है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब होता है प्रमाणित होना या निश्चित होना। ये लेख भी किसी उच्च स्तरीय न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जाता है। ये उस समय जारी किया जाता है जब उच्च न्यायालय में जो है निम्न न्यायालय के किसी मुकदमे की कार्यवाही से असंतुष्ट है। अगर कोई उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय के किसी कार्यवाही से असंतुष्ट है तो वो सारे अभिलेख उससे मंगवाकर जांच पड़ताल कर सकती है और कार्यवाही कर सकती है। इसके अलावा है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है किस अधिकार से, अर्थात अगर कोई अधिकारी अवैधानिक रूप से किसी पद या अधिकार का प्रयोग करता है तो इस लेख को न्यायालय के द्वारा जारी किया जा सकता है और इस लेख के माध्यम से वो उस अधिकारी को रोक सकता है। तो इस प्रकार ये कुछ जो है साधन है जिसके माध्यम से न्यायपालिका जो है वो प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करती है। लेकिन प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो न्यायिक नियंत्रण है उसमें कुछ कमियां पाई जाती हैं। कमियों की ओर हम बात करते हैं तो सबसे पहला ये है कि न्यायपालिका जो है स्वयं कोई नियंत्रण स्थापित नहीं करती, स्वयं से कोई नियंत्रण वो स्थापित नहीं कर सकती। जब तक कि कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह न्यायालय में आवेदन नहीं करता है तब तक न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करती है। दूसरा, न्यायिक प्रक्रिया बहुत ज़्यादा खर्चीली होती है, जटिल होती है। वकीलों के खर्चे, न्यायालय के खर्चे, कोर्ट के चक्कर, इन सब से व्यक्ति जो है परेशान और व्यथित हो जाता है और इसीलिए वो इन सब से बचना चाहता है, इन सब उलझनों से वो दूर रहना चाहता है। इसके अलावा जो न्यायिक प्रक्रिया होती है वो काफ़ी विलंबकारी होती है, जल्दी से निर्णय नहीं आते हैं और याचिका तो दायर कर देता है व्यक्ति लेकिन वो जो है बार बार गवाहों के चक्कर, पेशियों के चक्कर, इन सब में कई साल निकल जाते हैं और सही तरीके से निर्णय उसको सही समय पर नहीं मिल पाता और विलंब होने के कारण व्यक्ति को उल्टे क्षति होने लगती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा एक चीज़ ये है कि यहाँ पर जो न्यायिक नियंत्रण है वो घटना के बाद होता है। मतलब किसी प्रशासकीय अधिकारी ने, कर्मचारी ने कोई जो है गलती कर दी, उसके बाद जो है ये प्रक्रिया शुरू होती है। तो ये जो है घटना के बाद होने वाली प्रक्रिया है, घटना को रोकने की प्रक्रिया नहीं है। इसके अलावा जो न्यायाधीश होते हैं उनको हर विभाग का तकनीकी ज्ञान या फिर जो है उनको विशेषज्ञ ज्ञान नहीं होता। ऐसी स्थिति में कई बार वो जो है इस प्रकार का निर्णय दे देते हैं जो जो उचित नहीं होता। मतलब ज्ञान के अभाव में, विशेषज्ञ ज्ञान के अभाव में या फिर तकनीकी ज्ञान के अभाव में सही निर्णय नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार प्रशासन पर नियंत्रण का ये एक महत्वपूर्ण साधन जरूर हो सकता है पर इसमें कुछ कमियों के कारण ये जो है
बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं हो पाता है। फिर भी चूँकि संविधान के द्वारा नागरिकों को अपनी स्वतंत्रता और अधिकार की रक्षा के लिए ये अधिकार दिया गया है कि वो न्यायालय की शरण ले सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर कहीं भी उनको ये लगता है कि प्रशासन के द्वारा, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या फिर कोई संस्था हो या कोई प्रशासकीय अधिकारी कर्मचारी हो, उसने अगर उनके अधिकारों का हनन किया है या फिर कोई ऐसा आदेश जारी किया है जो उसके अधिकार का हनन करती है, तो वो जो है न्यायालय की शरण ले सकते हैं और न्यायालय के द्वारा उचित रूप से कार्यवाही उन पर की जाती है। थैंक यू।